नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आज हम करेंगे विष का दांत, जो कि ये एक ऐसा कहानी है। ये कहानी जो है हमारे एक गुरुवर थे, जिनसे हम 9th-10th क्लास किए थे। ठीक, उनके फैमिली से रिलेटेड लग करता है। ठीक, तो इस कहानी में भाई एक सेन साहब होते हैं और उनके 5 बेटे हो, सॉरी बेटियां होती है और एक बेटा होता है। 5 बेटियों के बाद एक बेटा होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो गुरुवर थे, जिनसे हम 9th-10th में क्लास किए, उनके भी 5 बेटियां के बाद एक बेटा है। तो ठीक उन्हीं से रिलेटेड ये कहानी। और इस चैप्टर में सेन साहब है, उनके 5 बेटियां हैं, एक बेटा है जिसका नाम खोखा है। ठीक, और इसके बाद जो है इनके जो कर्मचारी हैं, मतलब इनके जो कंपनी में काम करते हैं, एक कर्मचारी, उनका एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा। और वो एक बेटा बहुत ही आवारा है, आवारागर्दी करते रहता है। तो इस कहानी में ये बात पढ़ना है हमको। और भाई आप लोग को इस कहानी में मजा आएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो फटाफट से चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। भाई बुक से अच्छे से क्लियर होगा, काहे कि हर एक लाइन को बताया जाएगा बुक से। और बुक से जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई क्लियर होगा। और इसी से क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप तगड़ा लगाएंगे। ठीक ठीक, तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। तो फटाफट से आप लोग बैठ जाइए और चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। देखिए कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। सेन साहब की मोटर कार बंगले के सामने किसमें खड़ी है? बरसाती में खड़ी है। यानी कि ऊपर से जो ढक दिया जाता है कपड़ा से, मतलब उसका एक ढकने का कपड़ा आता है कार को। ठीक, तो मोटर कार है। मोटर कार पहले के जमाने में एक कार आता था, ठीक, जिसके आगे इंजन और पीछे एक डिक्की रहता था। ठीक, उसी को मोटर कार कहा जाता है। और अभी के समय में उसे कार कहा जाता है, 4 चक्का। ठीक, 4 चक्का कार बरसाती में खड़ी थी, यानी कि उसके ऊपर क्या थी? पर्दा डाला गया था। काली चमकती हुई कार कैसी है? काली है और चमकती हुई है। स्ट्रीमल एंड, किस कंपनी के? स्ट्रीमल एंड। जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए। कोयल पहला नंबर बात घोंसला बनाती नहीं है। अगर वो घोंसला में है तो कब उड़ जाएगी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, खुद का घोंसला नहीं बनाती है। अगर आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। और ये बात आप लोगों को जिसको मालूम होगा उसको तो बच्चे से ही मालूम होगा, बचपन से ही। और जिसको नहीं मालूम है वो भी जान लीजिए। ठीक, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौओं के घोंसले में अपना अंडा देती है और उसी से कोयल बनता है। ठीक, उसी से कोयल निकलता है, फिर कोयल की ऐसी प्रजाति चलती रहती है। तो कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। जो कार है सेन साहब के पास, उस पर इन्हें क्या है? नाज है, बहुत ही घमंड है। घमंड, नाज मतलब क्या? उससे क्या है कि भाई मेरा कार है और मेरा कार है भाई, मुझे इस पर नाज है कि ये मेरा कार है। इस टाइप के जो उनके जो सोच होते हैं, जिनके पास कार होते हैं उनके सोच अलग होते हैं, और जिनके पास साइकिल होते हैं उनके सोच अलग होते हैं। ठीक, इस सब बात को ध्यान में रखिएगा भाई। हमारे पास ओनली फॉर साइकिल है। तो देखिए भाई नाज है, बिल्कुल नई मॉडल, उस टाइम के नई मॉडल थी कार। 7,500 में आई है भाई, उस टाइम में 7,500 में आई थी। मतलब अभी जो कार 7,500 में उस टाइम आई होगी, तो याद कीजिए, अगर दिमाग लगेगा तो दिमाग लगे कितनी पुरानी बात है। 7,500 में उस टाइम कार आई थी। ठीक, मतलब ऐसा कि उस टाइम कार लॉन्चिंग ही हुआ था। ठीक, तो 7,500 में कार लाई थी। कार का रंग कैसा है? काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, जैसा मुंह है वैसा चमक। अपना मुंह देख लो भाई, मेरा मुंह नहीं देखना है। कहीं पर भी एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सफर की सामत ही समझो। कहीं पर कार में कोई धब्बा नहीं थी। ठीक, पूरा क्लीन थी। ठीक, तो मेम साहब की सख्त ताकीद है, मतलब सेन साहब की जो मेम है उनकी सख्त ताकीद, ताकीद मतलब उनकी सख्त आदेश है, मतलब कड़ी आदेश है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। मतलब उस खोखा खोखी मतलब खोखा मतलब उनका बेटा और खोखी मतलब उनकी बेटियां, सेन साहब की बेटियां और बेटा कार के आसपास नहीं जा पाए। ठीक, इतनी बात उनके सेन साहब ने, मेम साहब ने कहा, सेन साहब की पत्नी मेम साहब ने। ठीक, उनका आदेश था मेम साहब की।
अब देखिए लड़कियां पांचों थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5, और पांचों बड़ी ही सुशील थी, बड़ी ही सुशील। पांचों लड़कियां बड़ी सुशील थी, 5-5 ठरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत सी थी। मतलब उस पांचों लड़कियां के पास तमीज थी, मतलब किसी से बदतमीज से बात नहीं करता था, वो बदतमीज नहीं थी। तमीज से किसी से भी बात करती थी तो तमीज से बात करती थी, किसी से बदतमीज से बात नहीं करती थी। ठीक, इसके बाद देखिए मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए ये सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए ये बात उन्होंने सिखाया है। कौन? सेन साहब और उनकी मैम, यानी कि सेन साहब की पत्नी। ठीक, इसके बाद इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस चाहे हम समझा दिया कि कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है, और ऐसी जो अनुशासन किए हैं उन्होंने अपने बच्चों पर नहीं, मतलब वो पांचों बेटियों पर, कि वो पांचों बेटियां जो है सुशील है और अनुशासन में रहती है। ठीक, इतना दिमाग लगेगा, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन में रहती है। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। उसके बाद और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। मतलब कठपुतलियां मतलब क्या? गुड़िया। ठीक, जिसको जैसा चाहो वैसा नचाओ, कठपुतलियां उसे कहा जाता है। जिसको जैसा चाहो वैसा नचाओ, जिधर चाहो उधर फेंक दो, जिधर चाहो उधर रख दो, उसे ही कठपुतलिया कहा जाता है। ठीक, पुतली, पुतला, पुतला समझ रहे हो? उसी प्रकार कठपुतलियां, पुतली को काट की पुतली को कठपुतलियां कहा जाता है। ठीक, काठ तो समझ रहे होंगे भाई, लकड़ी के पुतला। ठीक, तो कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, जैसा उनके माता पिता कहते हैं उस लड़कियों को, पांचों लड़कियों को, वैसा वो पांचों लड़कियां करती है। ठीक, इसके बाद देखिए वे कभी किसी को चीजों को फोड़ती तोड़ती नहीं है। वो पांचों जो लड़कियां हैं किसी भी चीज को, पूरे घर में किसी भी चीज को ना तोड़ती है ना फोड़ती है। ठीक, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। कब? शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उनकी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसीलिए वो खेलती है, दौड़ती है, और वो भी शाम के वक्त। ठीक, उसके बाद क्या है कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे। मतलब ऐसे मुस्कुराए कि सोसाइटी मतलब समाज, ठीक, समाज के लोग भी उससे कुछ सीखना चाहे, उस सेन साहब की बेटियों से। ठीक, ये बात यहाँ हो रहा है तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। मतलब जब भी उनके बेटियां हंसती है तो सिर्फ मुस्कुराती है, ना ही किलकारी मारकर और ना ही खिलखिला कर, मतलब हा 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 करके नहीं हंसता है, मतलब किलकारी जब मारता है। ठीक, तो उस प्रकार से ये लड़कियां नहीं हंसती, सिर्फ मुस्कुराती है। ठीक, खिलखिलाकर या फिर किलकारी मारकर ये लड़कियां नहीं हंसते, पांचों लड़कियां। सेन साहब परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, मतलब सेन साहब अपने समाज बगल के पड़ोसी के शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज की लड़कियां हैं। मतलब सेन साहब के पड़ोसी अपने बच्चों को कहते हैं कि एक तुम लोग हो और एक मिसेज की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, ये बात कहते हैं उनके पड़ोसी। ठीक, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता, ये उनके पड़ोसी कहते हैं। मतलब पड़ोसी जो है सेन साहब की बेटियों का, भाई आप लोग देखेंगे जब भी अपने हम लोगों के माँ बाप देखते हैं कि किसी का बच्चा अनुशासन में है तो हमको बोलेंगे भाई तुम लोग कैसा है, देखो उनके बच्चे को, देखो कितना अनुशासन में रहता है, कितनी अच्छी सोसाइटी है उसकी, कितने अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं, और तुम लोग इधर भटका उधर भटका कुछ करने लगता है, कुछ तोड़। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं सेन साहब के पड़ोसी अपने बच्चों को कि फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, भाई फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है तो उसे तोड़ दिया। देखो वहां सेन साहब की बेटियों को कैसा अनुशासन में रहता है, कितनी डिसिप्लिन में रहती है। यह बात उनके पड़ोसी कह रहे हैं, सेन साहब के पड़ोसी। ठीक, अब देखिए सो जहां तक सेन साहब की परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था,
लेकिन खोखा भी तो है। मतलब सेन साहब के 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था जिसका नाम दुलार से खोखा कहा गया। हालांकि उसका नाम क्या था, खोखा, उसका नाम कुछ और था। फिलहाल यहाँ पर खोखा ही रहने देना, क्योंकि अभी हमें खोखा की जानकारी है। ठीक, दुलार से खोखा कहा जा रहा है, तो खोखा की हमें जानकारी है, तो अभी खोखा रहने देते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन भी है ऐसा, तो हमको उसमें खोखा के अनुसार आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन दिखा देते हैं भाई। क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन एक दिखा देते हैं भाई। एक क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो यहाँ खोखा के अनुसार उत्तर देना है, ना कि उसके रियल नेम के साथ। ठीक, तो रियल नेम तो इनका हो जाएगा क्या भाई लोग, इनकी रियल नेम हो जाएगा कासू। खोखा का रियल नेम कासू है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इस टाइम खोखा लिखकर ही आंसर दिया जाएगा। ठीक, इस टाइप से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए, सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, यानी कि उनका दुलारू बेटा। ठीक, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बेटा खोखा, जो एक ही है, अकेला है, सबसे छोटा है। ठीक, खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है सेन साहब का। ठीक, यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक उसकी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते। सेन साहब अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, और ना ही उसे अपने बुढ़ापा का आंखों का तारा अभी मान रहे हैं, ताल्लुक दे रहे हैं। ठीक, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। मतलब 5-5 लड़कियां हो गई थी, कोई उम्मीद नहीं था कि खोखा भी आएगा उनके जीवन में। उसके बाद कोई उम्मीद नहीं बचा था, तब खोखा का जन्म हुआ था। ठीक, तो कोई भी उम्मीद नहीं रहने के बाद खोखा का उम्मीद हुआ था। उन सेन साहब और मेम साहब की जो उम्मीद थी वह टूट गई थी, कोई उम्मीद नहीं बचा था, फिर खोखा का जन्म हुआ। ठीक, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ये क्या पांचों है जो खोखा की बहन है। ठीक, पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। खोखा के पांचों बहन के लिए घर में अलग नियम थे, और खोखा के लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। पांचों बहनों के लिए अलग नियम, अलग शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग नियम, अलग शिक्षा थी। कहने के मुताबिक, कहने के लिए तो सेनों का कहना है कि, मतलब सेन साहब का कहना है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही है। बात है यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सेन साहब के परिवार ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते रहते हैं। सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ड्राइंग रूम मतलब जहाँ अतिथि लोग को बैठाया जाता है, दोस्त को बैठाया जाता है, रिश्तेदार को बैठाया जाता है। ठीक, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि उसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि करेंगे क्या, कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम करेंगे क्या, अपने बच्चे को ट्रेंड करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, हम ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब कह रहे हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो खोखा को अपनी तरफ बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितने साल का हो रहा है, 5 साल का। ठीक, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किस स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी तो यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री जो है 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, क्योंकि खोखा को बनाना है इंजीनियर। कासू को क्या बनाना है, इंजीनियर। भाई कासू अभी दिमाग से बाहर कर दो, खोखा चल रहा है तो खोखा चलने दो। ठीक, तो क्या करता है कि
वो अपने कारखाने के जो मिस्त्री है बड़े उसको बुला करके 1-2 घंटे के लिए ठुक ठाक करवाता है घर पे, ठीक, ताकि उससे कुछ इंजीनियरिंग का दिमाग भाई सेन साहब के बेटे कासो में आ जाए, ठीक भाई। यहाँ तक कुछ उनके पारिवारिक स्थिति चल रही है, मेन तो वजह तो एंड में है भाई, देखने कितना मजा आएगा। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते भाई, ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते भाई, तू नहीं समझ रहा है। हिंदुस्तानी लोग इसीलिए नहीं समझते भाई, शिक्षा जब किसी बच्चे में रहेगी तो भाई शिक्षा जब उसके अंदर रहेगी, 10 साल 12 साल की शिक्षा जब उसके अंदर रहेगी तो उसके बाद उसको जब कोई काम सिखाया जाएगा तो वो अच्छी तरह से उस काम को कर पाएगा, ठीक, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा ज्ञान पहले से है लिखने पढ़ने का, ताकि उसको शिक्षा कुछ दिमाग डेवलप हो सके पहले से। लेकिन ये तो भाई पहले से ही क्या करते हैं, ठोक पीट का मतलब क्या करते हैं कि जितना भी औजार है उससे वाकिफ करा रहे हैं, उससे इनको जानकारी दिला रहे हैं खोखा को, ठीक। एक दिन का वाकया है, ड्राइंग रूम में सेन के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे, मतलब अखबार पढ़ने वाले थे। यहाँ से खोखा की बदमाशी अब चालू होगी, ठीक। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, ठीक। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। खोखा छोटा था लेकिन खोखा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था, ठीक। मालूम पड़ना मतलब क्या, मालूम पड़ना अपना आसानी शब्द है, अपने एरिया का शब्द है, ठीक। किसी ने उसकी कोई हरकत देखी, उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। सेन साहब पूछते हैं कि बच्चा तो स्कूल तो जाता ही होगा। तो इसके पहले पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया। सेन साहब ने शुरू कर, पत्रकार महोदय से कोई सवाल पूछे। सेन साहब के दोस्त कोई एक दोस्त ने सवाल पूछे पत्रकार महोदय से, तो पत्रकार महोदय जब जवाब देते हैं तो वो क्या कर दिए, सेन साहब ने अपना कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते ही नहीं थे, क्योंकि भाई बेटा कितना था, एक, तो थकेगा क्या भाई, इतना 5 बेटे के बाद एक बेटा हुआ, तो सोचो क्या है, कितनी खुशी हुई होगी सेन साहब के मुंह पे। और उसकी जो बड़ाई करते करते वो थकेगा ही नहीं भाई, जीवन भर नहीं थकेगा। अब देखिए भाई, पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब वो क्या करते हैं, अखबार जो बनाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या करेंगे, जो घर का जो सदस्य मेन सदस्य है वो अपना बकवास करना स्टार्ट कर दिए, तो आराम से मुस्कुरा रहे थे, सुन रहे थे। मान लोगों की यही पहचान होती है भाई, जो सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो अब देखिए क्या है कि वो मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ भी बने अब उसका काम है, उसे पूरी आजादी होगी। पत्रकार महोदय अब जवाब देते हैं। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐड कर रहे हैं। सेन साहब आराम से ये उत्तर जब सुने पत्रकार महोदय के बाद, पत्रकार महोदय के जब वे उत्तर सुने आराम से, क्या ये सब भी जेंटलमैन बने, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार वो अपना काम करे, इस टाइप से वो अपने मन में सोचने लगे, ठीक। अब देखिए एठ दिया मतलब मुंह फेर लिया, ठीक, बात से। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। यहाँ से अब झगड़ा स्टार्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा, अब मजा आएगा भाई। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। सेन साहब के साथ सेन साहब के मित्र भी बाहर आ गए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर मतलब जो सोफर मतलब क्या, जो साफ सुथरा करता है, मतलब गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसे सोफर कहा जाता है हिंदी भाषा में। ड्राइवर मतलब गाड़ी को साफ करना, मतलब घर का काम करना, ठीक। तो सोफर से क्या था, उलझ रहा था, झगड़ा कर रहा था, और बच्चा बार बार सोफर की ओर झपकता था, लपकता था उसको मारने के लिए, ठीक। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। इसका मतलब औरत सहम गई, रुक गई, मतलब सेन साहब से वो डरती है
और भाई जो डर गया दुनिया में समझो वो मर गया, उसका कोई भी दुनिया में नहीं है। समझ जाओ इतना भाई। और क्यों डरती थी अब ये अब पता चलेगा क्यों डरती थी। तो सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। कौन? मदन। और वो औरत कौन है? मदन की माँ है। ठीक, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। ठीक, मतलब झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये बात सोफर ने कहा अपने मालिक सेन साहब से। ठीक, इतना बात सोफर ने कह दिया तो सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ यहाँ से, और देखना वह फिर कैसी ऐसी हरकत ना करे, कभी भी ऐसी हरकत ना करे, ये ध्यान रखना। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई, इसका मतलब सोफर ने धक्का दिया था मदन को, इसलिए मदन उसको पीटने के लिए दौड़ रहा था। यानी कि मदन डर नहीं रहा था, मदन की माँ डर गई थी जब सेन साहब अंदर से बाहर आए। लेकिन मदन भाई बहादुर लड़का है, उसको चोट लगा तो वो मारने के लिए दौड़ रहा है। भाई आप लोगों को भी कभी चोट लगे या फिर किसी ने दिल दुखाया हो तो उसको पीटना भाई, छोड़ना मत। उनको तो पैर दुखाया था, पैर में चोट लगा दिया तो वो मारने दौड़ गया। भाई कोई तुमको दुख पहुंचाएगा तो उसको छोड़ना नहीं, अच्छे से पीटना, लेकिन ज्यादा पीटना नहीं भाई, मरना नहीं चाहिए। देखिए तो उसकी माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया और वह गिर पड़ा था। यहाँ गलती किसकी है? ड्राइवर की। भाई गाड़ी को छूता तो गंदा हो जाता है? हमने सोफर के लिए बताया था ना, सोफर मतलब ड्राइवर। भाई गाड़ी को छूता तो गंदा हो जाता। हम भाई बोर्ड को छू रहे, गंदा हो गया नहीं हुआ, तो भाई गाड़ी को छूता तो गंदा हो जाता। ये देखिए क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो गिर गया था और उसके पैर में चोट लग गया था, मदन के पैर में। ठीक, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे, ये किरानी का बेटा था मदन, मतलब सेन साहब के जो कारखाना है उसमें काम करने वाले किरानी का बेटा था, जो सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये पूछ रहा है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके यानी कि दौड़े। सोफर भी दौड़ा यानी कि ड्राइवर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। मतलब सेन साहब के जितने दोस्त थे सब अपने अपने सीढ़ियों की तरफ उतर के अपने अपने गाड़ियों की तरफ चले गए। यहाँ पर गाड़ी का हवा ही पास कर देगा। अब देखिए चले गए तो सभी ने देखा सेन साहब की गोद में उसे, सेन साहब जो है खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की फुल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। भाई एक बेटा था मुस्कुरा करके थोड़ा डांट रहा, क्योंकि भाई दोस्त लोग भी तो आया था, नहीं डांटेगा तो फिर इंसल्ट हो जाएगा, तो डांट रहे थे। ठीक, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया था, चकनाचूर हो गया था, चकनाचूर कर दिया था कौन? खोखा। ठीक, खोखा चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद क्या हुसैन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। अब कासू आया, अब क्या आया? कासू नाम आया। कासू किसका नाम है? खोखा का। ये क्वेश्चन भाई एक दो बार पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, मतलब जो मोटर कार है, कार के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों मतलब उसके जो पाठ पुर्जा है उसको क्या करता है, इसको अभी तो कल पुर्जों में, कहाँ पीछे पड़ा रहता है? उसके पाठ पुर्जों में। ठीक, कार के पाठ पुर्जों में। इसको अभी तो इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। सेन साहब बड़ाई करते थक नहीं रहे। भाई क्या बात है, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। भाई उसको क्या समझ आएगा कि उस बत्ती के अंदर है क्या, उस लाल बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब बड़ा होशियार आदमी है भाई, अपने दोस्तों के सामने अपनी बड़ाई करवाना चाहता है। तो इस सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं गई, मतलब अपने मित्रों की जो भाव जो था उनसे वो क्या थे, भींग गए थे। तो वो उनकी जो भाव थी वो उनको देखी नहीं गई। किनको? सेन साहब को उनके दोस्तों की भाव नहीं देखी गई। तो
अब देखते ही भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। क्या था? शक था कि सेन साहब अगर अपने दोस्तों को भाव देखते तो कुछ समझ नहीं पाते, अगर समझ भी पाते तो इसमें शक था कि क्या समझेंगे। ठीक, तो मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। अब देखिए हुआ क्या था कि उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए, मुंह लटकाकर खड़े हो गए भाई। तो टायर बिल्कुल बैठ गया था, मतलब पंचर हो गया था। ठीक, और ये काम खोखा किया होगा, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन पे लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। दोनों आदमी बैठ गए। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया। ये बात किसने कहा? ड्राइवर ने कहा, और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कू से हवा निकालने की हिकमत जान ली है, मतलब उसका जो दिमाग है वो चक्का से हवा निकालने का दिमाग आ गया है उसके दिमाग में। ठीक, वो जान गया कि चक्का से हवा कैसे निकाला जाता है, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम पड़ता है कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है, उसका इंटरेस्ट है कासू का। इसी तरह की दूसरी मतलब की बातें होती रही, कोई मतलब नहीं था बातों का, और आराम से मिस्टर सिंह के साथ बातें करते रहे सेन साहब, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, तब तक ये बिना मतलब का बात होता गया। ठीक, सेन साहब अंदर लोते तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, और उनकी फैक्ट्री में किरानी था, जो उनकी फैक्ट्री में क्या था? किरानी था गिरधर लाल, और हाईटेक के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। आउट हाउस भाई, आउट हाउस में रहता था, मतलब बाहर के घर में रहता था गिरधर लाल। ठीक, आपको क्वेश्चन पूछेगा मदन के पिता का क्या नाम था, तो गिरधर लाल। भाई लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो उनको बुलाया गया और बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। भाई जब कोई भी नौकर किसी मालिक के सामने जाता है तो आराम से जाता है, बोलिए साहब क्या हाल चाल है, हाँ तो क्या काम है बताइए, इस टाइप से। तो इस टाइप से बोलते हैं। तो क्या हुआ कि गिरधर लाल आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो गया हो। अभी से गिरधर लाल कुछ नहीं बोले, आराम से ऐसे आकर के ऐसे खड़ा हो गए, सोच रहे होंगे कि क्या बात हो गया है। ठीक, सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, क्या कहा? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मतलब बदमाश हो गया। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपकता रहा। भाई तू होता कौन है तेरे सामने मदन डरेगा? तू होता है कौन है? उसका बाप तेरे कारखाने में किरानी है तो उसका बाप है भाई, मदन थोड़ी तुम्हारा नौकर है, मदन काहे डरेगा? तू होता कौन है जो तुमसे डरेगा? लड़के लोग सुन लो, क्या करना है कि डरना सिर्फ अपने माँ बाप से, उसके बाद किसी से भी नहीं डरना है, चाहे कोई भी आ जाए इस दुनिया में, किसी से भी नहीं डरोगे तो भाई दबा दिए जाओगे, और लड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। इसलिए लड़ना सीखो, डरना नहीं। ठीक, ये सेन साहब होता कौन है मदन का जो मदन उससे डरे? भाई आप ही लोग बताओ क्या होता है उसका? सेन साहब का भाषण जारी था, वो अपना भाषण कर रहे थे
उसकी हालत क्या होती है तुम जानते भी हो। उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये धमकी दे रहा है भाई, गिरधर लाल को ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब धमकी दे रहा है। तुम जा सकते हो, गिरधर लाल को बोला तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। जब मदन आया कारखाना से तो बेटे को पीटा तो वो आराम से सेन साहब के परिवार आराम से नींद से आराम कर रहे थे, शयन मतलब सो रहे थे। ठीक, आराम से खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर कुछ समझदार आदमी, अपनी बीवी ने ही लड़के को उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ रख दिया है। मदन का यही दवा है भाई, दूसरे को बच्चे को पिटवा रहा है, तेरे को भला नहीं हुआ देखना। मदन ही कुछ काम करेगा तेरे बेटे के साथ, ध्यान रखना। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूं, भाई दूसरे को बच्चे को मारेगा, तेरा क्या हाल होगा तू समझ लेना। गिरधर ने ऐसे ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये क्या है, इंग्लिश भाषण दिया सेन साहब। माता सेन की नींद उछट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी। ठीक, मतलब गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतार दी, अपने गुस्सा मदन पर ही उतार दिया। भाई होता नहीं है, गुस्सा कहीं और उतार दिया कहीं और, गुस्सा किसी और पर उतार दिया किसी और पे। ठीक, तो वही काम किया, गुस्सा क्या किया मदन पे उतार दिया। कहता है क्या सेन साहब की पत्नी, कम वक्त कैसे कौए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। भाई भिखमंगा है तो तू उसको कुछ दे रहा है, कुछ दे देता है तो भिखमंगा बोल रहा है। खोखा की बराबरी करता फिरता रहता है। भाई कोई भी आदमी बराबरी काहे नहीं करेगा, वो भी आदमी है, वो भी आदमी है, उसका भी खून लाल है, उसका भी खून लाल है, बराबरी काहे नहीं करेगा। खोखा को तो ऐसे पीटेगा भाई, सोचा भी नहीं होगा अभी तक वो। ठीक, अब देखो मदन का आर्त रुदन रुक गया, मतलब मदन रोना बंद कर दिया। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। ठीक, अब रोना बंद कर दिया तो सिसक कर रोएगा तो थोड़ी शयनगार मतलब सेन साहब के घर तक पहुंच जाएगा। ठीक, बगल में ही घर था। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेधब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा दूसरा दिन, अब देखो भाई, बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ये मदन आराम से, भाई गांव के जब लोग बच्चे होते हैं तो अपने पास 10 दोस्तों के साथ लट्टू नचाते हैं या फिर गिल्ली डंडा खेलते हैं। गोली आप लोग को पता है, छोटा सा गोल गोल होता है ऐसे वाला गोली, वो गोली खेला करता है, किट खेला करता है। भाई हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे और गिल्ली डंडा खेलने के मामले में कितना का कपार फोड़ चुके हैं। तो क्या है कि इसमें वो क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। लट्टू तो मालूम है, मतलब रस्सी पकड़ के ऐसे मारो कस के नीचे नाचने लगता है। ठीक, तो वो क्या कर रहा था, मदन लट्टू नचा रहा था अपने आस पड़ोस के आवारा लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, मतलब उसका मन जो है मचल गया खोखा का, और हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस भाई कौआ के झुंड में जाएगा हंस तो उसका क्या हाल होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी एक है, अब देखो क्या हाल होता है हंस का। देखिए हंस मतलब यहाँ खोखा हो जाएगा, कासू ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, मतलब आदत भाई, आदत जिसका जैसा रहेगा वैसा ही नहीं बोलेगा। आदत से वो लाचार था खोखा, अपने बाप के जो अमीरी था, अपने बाप के पैसे का घमंड था उसे, और उसी घमंड के साथ मदन से बोल पड़ा। क्या कहा कि हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, हमको भी लट्टू दो हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, दूसरा लड़का मतलब उसके साथ मदन के जो दोस्त थे उसको कोई खास दिक्कत नहीं थी। ठीक, लेकिन
यहाँ तो भाई इसी के चक्कर में मदन पिटाया था रात में। तो वो रोब कहाँ उतारेगा, वो रोब तो अब इसी पे उतरेगा। तो क्या हुआ कि वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, मतलब खोखा को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सोच रहा था कि खोखा भी खेलने दे दे खोखा को भी, ठीक। लेकिन यहाँ टीम लीडर तो है मदन भाई, पूरा टीम को कंट्रोल कर रहा है मदन, पूरे दोस्त को कंट्रोल कर रहा है मदन, तो खेला अब पलटेगा। तो उसने छूटते ही जवाब दिया। जब ये टीम, इसकी टीम जब थी, क्या हुआ कि इसके टीम जब मान गए, तो इसके टीम के मानने के बाद मदन अब जवाब देता है खोखा को, यानी कासू को। कहता है अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा या लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ भाई मोटर, मतलब गुस्सा इसका रात वाला अभी तक नहीं उतरा है। कासू तेज में आ गया, कासू भी गुस्सा में आ गया। अब वह इसी उम्र में नौकरों पर क्या करा, अपने बहन नौकरों पर भी हाथ चला देता था। इसी उम्र में 5-6 साल का था ही, इसी उम्र में क्या करता, अपने नौकर पर भी हाथ चला देता था, अपने बहनों पर भी हाथ चला देता था, ठीक। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे, घर में कोई उससे कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन ये तो आया था गली में, कौओं के झुंड में आ गया था ये हंस बनकर, तो इसका तो हाल कुछ अलग ही होगा। तो उसने आव न देखा ताव, और मदन को क्या क्या एक घूसा रसीद दिया, मतलब बोखरा गया भाई, हमको नहीं खेलने दिया, बिना सोचे समझे एक घूसा, मतलब एक मुक्का उसके शरीर में, यानी कि पेट में हो या फिर पजरा हो, भाई एक मुक्का दे दिया, एक मुक्का कस के मार दिया। अब क्या, जो चोर होगा, गुंडा होगा, वो रुकने वाला है, उसको कोई टोन दिया। अब भाई देखो, गैस जब आप जलाते हैं तो गैस निकलते रहता है, और अगर छोटी सी चिंगारी अगर निकल गई, तो वो तो आग पकड़ लेता है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात हुई। यहाँ पर खोखा क्या किया, पहले से तो गैस भर लेता, गुस्सा में था ही मदन, और खोखा आराम से एक चिंगारी दे दिया कि उसके पेट में एक घुसा दे दिया, ठीक, एक मुक्का मार दिया उसके पेट में। चोर गुंडा डाकू बनने वाला मदन भी कब मानने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा, वो भी कासू को पीटने लगा। दूसरे लड़के जरा हटकर, उसके मदन के दोस्त थे, वो साइड होकर के, ठीक, आराम से लड़ाई देख रहा है, झगड़ा देख रहा है, ठीक। बच्चे का झगड़ा तो मालूम ही है भाई, ये उसको पीटेगा भाई, उठम बजरी हो जाता है। तो क्या हुआ कि इस युद्ध का मजा ले रहा था, द्वंद्व युद्ध, मतलब दो लोगों के युद्ध का मजा ले रहा था मदन के दोस्त। लेकिन इस लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। ये लड़ाई ऐसा था कि हड्डी और मांस, बंगला का पिल्ला और गली का कुत्ता के बीच का लड़ाई था। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता, मतलब कासू के घर पर अगर यही लड़ाई हुई होती तो कासू क्या हो जाता, शेर बन जाता, मतलब जीत जाता। लेकिन वहां तो बस 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला, मतलब इतना, 1 मिनट में इतना मार पीट दिया कि वो रोता हुआ आराम से लेकर के रोता हुआ चला गया घर। भाई कितना कमजोर आदमी था, बस 1 मिनट भी नहीं हुआ था। अब देखिए, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, मतलब झोपड़ी वाले तब हार जाते हैं जब महल वाले के साइड में कुछ झोपड़ी वाले चले जाते हैं, तब महल वाले जीत जाते हैं। अन्यथा ओनली फॉर एक महल वाला एक झोपड़ी वाला में लड़ाई हो ना, नहीं तोड़ फोड़ के रख दिया महल वाले को तो फिर नाम लेना, ऐसा होता है लड़ाई। लेकिन यह तो पासा पलट जाता है भाई, झोपड़ी वाले जितने भी हैं, एक झोपड़ी वाला से लड़ाई हो रहा है एक महल वाला को, तो जितना झोपड़ी वाला है सब चला जाएगा महल वाले के पास, भाई महल वाला है जीत जाएगा। भाई तुम लोग गया तब जीता, नहीं जाता तो नहीं जीतता, ठीक, तो वही कह रहा है। लेकिन यहाँ तो पासा कुछ और ही पलट गया था। इसके मदन के सारे दोस्त किसके, कासू के साइड नहीं गए, ये तो मदन के सारे दोस्त साइड होकर के आराम से बैठ के युद्ध का मजा ले रहे थे, लड़ाई का मजा ले रहे थे, ठीक। तो यहाँ तो पासा तो पलट गया था, तो रोता जाता ही खोखा, कासू तो रोता ही जाता घर। तो उसी हालात में देखिए, इसको समझिए इस सेंटेंस को,
क्या सेंटेंस देंगे? महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ये अभी तक हो चुका है, लेकिन पर उसी हालत में, किस हालत में जीतता है? जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यानी कि दूसरे झोपड़ी वाले महल वाले की मदद करते हैं, तब जीतता है, अन्यथा नहीं जीतता है। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, बच्चा कहाँ, उसको इतना अकल थोड़ी ना कि महल वालों को चलो मदद करते हैं, झोपड़ी वालों को छोड़ दो, इतना अकल थोड़ी ना। तो उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, यानी कि ना ही मदन की मदद की, और अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही, ना ही अपने लीडर, अपनी टीम के लीडर मदन का मदद किया उस लड़ाई में, और ना ही अपने माता पिता के मालिक थे सेन साहब, उनकी मदद की। भाई देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों का, नहीं बहुत देर से हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो दोनों में से किसी की भी मदद उसके दोस्तों ने, मदन के दोस्तों ने नहीं किया, ठीक। और हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, मतलब इधर उधर सब अपने अपने घर चले गए। जब लड़ाई, भाई आप लोग भी देखते होंगे टोला मोहल्ला में जब लड़ाई हो जाता है तो जितने भी बच्चे खेलते रहते हैं, और उसमें से किसी एक को भी लड़ाई हो गया तो आराम से अपने अपने घर चले जाते हैं। भाई छोड़ो, लड़ाई हो गया, अब खेला नहीं होगा, खेल खत्म, अब अपने अपने घर चलो भाई। मतलब जैसे प्रोग्राम खत्म हो गया, अब चलो अपने अपने घर बैठ के आराम से बैठे रहेंगे, आराम से टीवी देखेंगे। लेकिन हमारे पास टीवी नहीं है भाई। तो देखिए क्या हुआ, तितर बितर मतलब अलग अलग हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, घर तो नहीं गया लेकिन जाता भी कहाँ, वो कहाँ जाता, छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा वो, तो अपने घर भी नहीं गया लेकिन कहीं और भी नहीं जा सकता। तो काफी रात को 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिर रहा था, मतलब इधर उधर भूखते रहा 8-9 बजे रात तक। फिर जब उसको भूख लगी, भाई भूख तो सभी को लगती है, भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता, मतलब धीरे धीरे घर में, पाँव ऐसे ऐसे धीरे धीरे, मतलब पता ना चले उस टाइप से घर में घुसा, ठीक। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी भाई। जो क्या होता है कि जो ज्यादा बदमाश लड़का रहता है वो रोज मार खाता है। भाई मैं भी रोज मार खाता था, लेकिन इधर कुछ दिन से मार खाना बजा हुआ है। तो जो होता है कि रोज मार खाता है, उसको एक दिन का मार उसको कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं भी रोज मार खाता हूँ, मुझ पर भाई बहुत कुछ टूट चुका है, अभी नहीं बताऊंगा, किसी और दिन बताऊंगा। तो क्या है कि उसको कोई पीटने से कोई परेशानी नहीं थी, ठीक। तो उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, और डर तो यही था कि आज मार और दिनों से भी बुरी लगेगी, क्योंकि वो किसको पीटा था, अपने बाप के मालिक को पीटा था, ठीक। तो और दिन से उसको ज्यादा मार लगी, इस बात का उसको डर था, मार खाने का डर नहीं था। बात इस डर उसको इस बात का था कि और दिन से ज्यादा पिटाई आज होगी, इस बात का उसे डर था। लेकिन यहाँ पासा पलट जाएगा, क्या होगा कि लेकिन उपाय ही क्या था, वह अपने रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। बातचीत कर रहा था उसके माताजी और पिताजी, किसके, मदन के। तो वो आराम से बातचीत सुनने लगा, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ बेचारा का पैर जो है लोटा से टकरा गया। तो उसने इत्मीनान के साथ भर पेट पहले खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, मतलब गुस्सा नहीं थे, जोर जोर से नहीं बोल रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजबीज होती रहती, मतलब उसकी सजा जो है नहीं, सजा की उसकी सजा कोई बात नहीं हो रही थी। तो वो क्या उसे सुनने की कोशिश करता हुआ, उसकी सजा की बात हो ही नहीं रही थी तो क्या सुनने की कोशिश करता, तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ, लेकिन उसकी सजा की बात नहीं हो रही थी। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, मदन की मम्मी भी आ गई। अब देखिए क्या हुआ कि जब उसकी मम्मी भी आ गई तो मदन चौक कर घुमा, जैसे धीरे धीरे जा रहा है और लोटा पटक रहा है, आई भाई ऐसे चौकर वो क्या पीछे घुमा, उसकी मम्मी भी आ गई, उसकी पापा भी आ गए, ठीक। तो उसके मम्मी पापा जब आ गए तो उन्होंने क्या, तब देखिए यहाँ क्या हो रहा है।
तो उसके चेहरे पर जो है, सॉरी भाई, मम्मी पापा भी आ गया। तो मदन चौकर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती से अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मतलब ऐसे भाई जैसे डरा हुआ नहीं रहता, उस टाइप से वो खड़ा हो गया। मतलब अब तो आज इसको पिटाई लगेगा भाई, और दिन से ज्यादा पिटाई लगेगा, अच्छे से मार खाएगा। ठीक। तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से, मतलब अपने पिताजी के पापा के हाथों से पीटता था, मार खाता था, लेकिन बहुत पीटने पर भी रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता था भाई। बहुत पिटा गया तो आराम से रोता था भाई, अब नहीं मार खाना है, इसलिए रो रहा था। अब देखिए गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ रहा, मतलब कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था, इस टाइप से वो गिरधर की ओर बढ़ा। और क्या हुआ कि मदन ने अपने दांत भींच लिए, ऐसे कर लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया और अचानक वो ठिठक गया, मतलब अचानक रुक गया और अपने चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथे से उठा लिया। मदन हक्का वक्का अपने पिता को देख रहा था, भाई आज क्या हो गया, आज तो हम कासू को पीटे थे, 2 दांत तोड़ डाले थे और पिताजी हमको गले लगा रहे। तो वो क्या हक्का बक्का रह गया, उसको आराम से दिमाग ठनक गया, भाई हुआ क्या है। तो उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही नामुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तरफ बाप है और तूने तो बे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। भाई कितने दांत तोड़े? 2 भाई क्वेश्चन बनेगा, खोखा के मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 भाई, 2 से ज्यादा दांत नहीं तोड़े थे, 2 दांत तोड़ दिया था। और उसके साथ मदन के पिता जो है हंसने लगे, हा हा करके करे। ठीक। तो भाई इसका सारांश भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सारांश का अलग से एक वीडियो है। तो भाई लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। कहानी काफी मजेदार थी और हमने बताया था कि ये कहानी कुछ हमारे जीवन से रिलेटेड है। तो चलिए भाई लोग, आज का क्लास हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।